मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां जनमत की आवाज कानून बनती है, जहां बहसों से नीतियां बनती हैं और जहां हर सत्र जनता की उम्मीदों को नई दिशा देने का अवसर होता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में इन सत्रों की पहचान बदलती गई है। नीतियों से ज्यादा नारों की गूंज, विधायी चर्चाओं से ज्यादा राजनीतिक टकराव, और उसी परंपरा को आज के मानसून सत्र की शुरुआत ने फिर दोहराया। सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलियों से हुई, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आंतरिक फूट से ध्यान हटाने की कोशिश बताई। कांग्रेस विधायकों ने गिरगिट और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने कमलनाथ की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर प्रदर्शन, सरकार पर बार बार रुख बदलने का आरोप, ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27% आरक्षण की मांग, गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी, जनप्रतिनिधियों पर पाबंदी को लेकर भी आपत्ति, विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई पहले दिन की कार्यवाही। कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए आज गिरगिट सरी का हमने दिखाया कि जो गिरगिट रंग बदलता है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? विधानसभा में कांग्रेस के विरोध और नारों पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और पुराने मामलों की रट लगा रही है। उन्होंने कहा कि सत्र को बाधित करने की ये रणनीति केवल जनता का समय और संसाधन बर्बाद करना है। कुछ व्यवस्था में अगर कुछ कमी है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कोई विषय बचा ही नहीं है। केवल इन्हीं बातों को लेकर के वो जनता के बीचों बात करते हैं। बहरहाल मानसून सत्र की शुरुआत विवादों और विरोध के साथ हुई है। कांग्रेस जहां सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे सस्ती लोकप्रियता की राजनीति मान रही है। ऐसे में असल सवाल यही है कि क्या जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी या सत्र एक बार फिर राजनीतिक शोर में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे ओबीसी को लेकर जो सियासत हो रही है उस मुद्दे को लेकर। दरअसल आज मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र का पहला दिन था और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि हंगामेदार शुरुआत होगी, तो हंगामेदार शुरुआत हुई भी, और शायद ये असर दिखा विपक्ष में। हाल ही में जो मांडू में जो नव संकल्प शिविर में जो ट्रेनिंग मिली, उसका असर आज विधानसभा में भी दिखाई दिया। विपक्ष काफ़ी आक्रामक नज़र आया और ओबीसी के पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी हुई और सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि ओबीसी को लेकर सरकार जो है गंभीर नहीं है, पल पल रंग बदल रही है। और नारेबाजी हुई, पल पल रंग बदलती है, गिरगिट सरकार नहीं है, गिरगिट है, इस तरीके की नारेबाजी। अच्छा, ख़ास बात यह है कि जब ये सत्र इस बार शुरू हुआ तो उसके एक दिन पहले सचिवालय से, विधानसभा सचिवालय से निर्देश जारी हुए कि विधानसभा परिसर में नारेबाजी, तख्ती लेकर प्रदर्शन करना, इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी हुए, लेकिन उन निर्देशों का पालन आज दिखाई नहीं दिया। इधर विपक्ष हंगामा खेज प्रदर्शन कर रहा है आक्रामक अंदाज में, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कल एक विधायकों की मीटिंग है मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में, और उसमें इस बात की रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष के आरोपों का जवाब किस अंदाज में दिया जाए। बताया यह जा रहा है कि आक्रामकता का अंदाज आक्रामक ढंग से दिया जाए, तो ये कल देखने को मिलेगा। बहरहाल डिबेट में चर्चा आज इसी बात पर होगी। चर्चा शुरू करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचित करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, एक मैं परिचय कराऊं उसके पहले
आज की डिबेट के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन कितना जायज है? ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के दावों में कितना दम? क्या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा विधानसभा का मानसून सत्र? बीजेपी से क्यों बता रही कांग्रेस की सस्ती लोकप्रियता? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैडम आपसे कर लेते हैं। सत्र का आज पहला दिन था और उम्मीद तो की जा रही थी हंगामा, जैसा उम्मीद थी वैसा हंगामा हुआ भी। अब मेरा एक सवाल ये है मैडम कि विपक्ष की तैयारी तो थी ही, कल से 2-3 दिनों से पहले से उनका ऐलान हो रहा था कि हम विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे और घेरने में हमारी आक्रामकता बिल्कुल भी कम नहीं होगी। लेकिन आपकी बैठक कल है, विधायक दल की बैठक, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बैठक आज ही एक दिन पहले हो जाती तो शायद बराबर का टकराव देखने को मिलता? सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी। रमेश जी, योगीराज जी, आपको और अमित जी को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारा उद्देश्य टकराव करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है सकारात्मक चर्चा करना, जनहित के मुद्दों को एक अच्छे सकारात्मक वातावरण में उनके समक्ष रखना और उस पर कुछ फलस्वरूप हमें निर्णय होने चाहिए। परंतु कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति जो पता नहीं अलग अलग रूप लेती रहती है हर विधानसभा सत्र में, कोई भी ऐसा विधानसभा का सेशन नहीं है जहां इन्होंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना की हो, कोई हल्ला ना किया हो, कोई ऐसा इनका वातावरण निर्माण होता है जो पूरा नकारात्मक होता है। अब ये गिरगिट लेके तो पहुंच गए हैं, बट साहब एक चीज तो पहचानिए, 70 वर्षों में कांग्रेस ने कैसा अपना चाल चरित्र गिरगिट जैसा खुद बदला। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों के कंधों का इस्तेमाल किया, हर मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के लिए उन्होंने किस प्रकार से झूठ और फरेब की राजनीति की। और अब ये मुद्दा विहीन कांग्रेस किस तरीके से ऐसे मुद्दों को लेकर झूठ परोसने की कोशिश कर रही है। आपको ध्यान होगा कि ओबीसी जनजाति का जो विषय है, गरीब कल्याण का जो विषय है, अगर किसी ने इनके साथ न्याय किया है तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदास मोदी ने इस विषय के ऊपर इन्हें संवैधानिक दर्जा भी दिया, ओबीसी बोर्ड बनाकर, जो गरीब दर्जा है उनका भी बोर्ड बनाया और यहां तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का क्रियान्वयन किया। डीबीटी एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम पूर्व में ये भी देख चुके हैं कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई, मंडल रिपोर्ट थी, काका की रिपोर्ट थी, सबको ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने जहां किया, वहां पर जब भाजपा ने सत्ता संभाला तो एक जन कल्याण की नीति के तहत काम अपना आरंभ किया और आज हम जानते हैं कि वो सारे कार्य किस मुकाम पे है। अब तुलना होती है जब जनता में, तो तुलना के प्रेशर में कहीं ना कहीं झूठ फरेब की राजनीति का आधार लेना है, सो कांग्रेस ये कर रही है। और पूर्व में एक और उदाहरण है कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी 18 महीने में जहां इतने व्यस्त थे अपने पैसे पीटने में, क्योंकि वो एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चला रहे थे वल्लभ भवन में, तो उन 18 महीनों में जाते जाते एग्जिट लेते हुए उन्होंने इस मुद्दे को भी उलझा दिया था। उस मुद्दे को इतना उलझाया कि शिवराज जी ने कुछ सुलझाया और अब मोहन यादव जी उसके ऊपर पूर्ण न्याय करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम संविधान की अवमानना नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस करती है। जैसे हमें सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देगा हम वैसे कार्य करके उसको संपन्न करेंगे। ठीक बात। अमित जी, जैसे ओबीसी को लेकर बड़ा हंगामा रहा आज, और ओबीसी को लेकर जैसे वाणी मैडम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, जो निर्देश आएंगे उसका पालन करेंगे, तो एक तो इसका भी आप रिप्लाई कीजिए। दूसरा ये कि
क्या ऐसा एक आप लोगों की क्या स्पेशल तैयारियां रहती हैं, स्ट्रेटेजी बनती है कि आज अपन गिरगिट लेके जाएंगे? पिछली बार भी ये बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिले थे, कभी टोकरे लेके आए थे, कभी कुछ ले, तो ये क्या एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट रहते हैं आपके? देखिए योगीराज जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की मेरी विद्वान बहन को सुन रहा था, वो कांग्रेस के बारे में विपक्ष में नकारात्मकता की टिप्पणी कर रही थी। अब आप मैं बताऊं, जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही शोर और चिल्लाने और विपक्ष की भूमिका से, खुद ही वो 70 साल कह रही हैं, सालों साल हमेशा शोर करने का काम, चिल्लाने का काम, देश को भटकाने का काम अगर किसी ने पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उसको उस चश्मे से हमेशा शोर और चिल्ला चोट दिखाई देती है। आज मध्य प्रदेश में और देश में वो विपक्ष में थे। मध्य प्रदेश की जवाब देने से पहले मैं इनकी भूमिका के बारे में बता दूं। जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात देश की पार्लियामेंट में कहते थे, नौजवानों को रोजगार की बात करते थे, किसानों के अधिकार की बात करते थे, तो हमेशा सत्ता पक्ष में बैठे नरेंद्र मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते थे कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत बात कर रहे हैं, इनको बाहर करना चाहिए। कई सांसदों को बाहर करा गया कांग्रेस के। ये इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां और संसद का समय खराब कर रहे हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। कृषि कानून ऐसा था कि जिसे काला कानून माना जाए, कांग्रेस गलत बात कर रही है। उसी कानून को कांग्रेस के सांसदों और राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई, जिसको ये चिल्लाना कहते हैं, जिसको ये नकारात्मक कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर आए और कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आज हम दूसरी बात यहां पर आ जाएं, जाति जनगणना की बात। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, चिल्ला रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जातियों का विभाजन कर रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, ऐसा कभी देश में होगा नहीं। अचानक प्रधानमंत्री जी यू टर्न लेते हैं और चिल्लाने की जगह खुद ही सरकार चिल्लाने लगती है कि हम जाति जनगणना का प्रस्ताव पास करते हैं। तो ये चिल्लाने से ही समझते हैं। अब ये बात आ जाइए आवाज उठाने से। मध्य प्रदेश में आज जो गिरगिट की आवाज उठाई, तो मुझे लगा कि शायद कमलनाथ जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन धन्यवाद आपने ले लिया और कमलनाथ जी का नाम लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उलझा दिया। तो कमलनाथ जी ने जो जब प्रस्ताव रखा, चूंकि वो बुद्धिजीवी वर्ग से थे, समझते थे, सरकार चलाना जानते थे, ना कि केवल चालाकी और भ्रष्टाचार और इधर उधर करना नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट को और इस तरीके से सरकार के अधिकारियों को बिठा के पक्ष रखा कि ओबीसी का पूरा उनको जिम्मेदार और अधिकार मिल सके, उस बात की मोहर लगाई। ठीक है योगीराज जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। फिर उसके बाद जब सरकार बदली तो यू टर्न लिया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी के नेतृत्व में हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ना हाई कोर्ट में कुछ कर पाए, अब सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ओबीसी वर्ग को सिवाय बेवकूफ और दूसरी दिशा में धकेलने का काम किया कमलनाथ जी ने, उनको अधिकार देने का काम किया और इस प्रस्ताव को पास करा। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय सरकार का साथ देते तो आज ओबीसी वर्ग और तमाम वर्गों को इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्टों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अंतिम बात, आज जिस तरीके से गिरगिट की संज्ञा दी, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, निसंदेह कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय उमंग सिंगार जी ने सारे विधायकों के साथ तैयारी करी। तैयारियों के साथ यह हुआ कि जिसको राजनीतिक खिलवाड़ करना चाहते थे, जिस आवाज को ये सड़क पर और सदन के बाहर तो ये ओबीसी के हितैषी बनते हैं, लेकिन सदन में ओबीसी के कितने हितैषी हैं ये आज देखने को आया। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक खड़ा नहीं हुआ और इनकी संज्ञा गिरगिट की तरह इसलिए दी क्योंकि ये पहले कुछ करते और बाद में कुछ बदलते। ठीक है अमित जी, एक फिंगर रेस ये चक्कर था, इसीलिए आज इनकी संज्ञा गिरगिट की तरह। ठीक है, फिंगर रेस कर रही हैं डॉक्टर वाणी मैडम, जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं सर के पास जाऊंगा। देखिए, ये जो तुलना कर रहे हैं, हमेशा किसी जानवर के साथ तुलना या कोई इंसेक्ट या एनिमल के साथ, तो इंसान और ये जानवर में बहुत एक मूल एक डिफरेंस है, एक वो विवेक का है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को विवेकशील मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल्स पे चलना हमको स्वीकारा है। आपके तो बुद्धिजीवी पार्टी में जैसे सोनिया गांधी है, उनका स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, हड़पने वाली राजनीति, और तीसरे पीढ़ी में भी राहुल गांधी को वो मुद्दों की जरूरत पड़ती है जो इंदिरा गांधी ने जिनका विमर्श रखा था, गरीबी हटाओ। तो आप ये समझिए कि 70 वर्ष जो आपने काम किया
नरेंद्र मोदी ने 20 वर्ष में क्या कायाकल्प किया है इस देश का, वो हर नागरिक जी जानता है। एक कमेंट ले लेते हैं सर का। सर योगीराज जी, एक आखिरी मेरी बहन का उत्तर दे दूं। जल्दी दे ये दो फिर। ये जी। पशु और पक्षी का उदाहरण कांग्रेस ने नहीं दिया, ये शिवराज जी दे गए। जैसे ही विपक्ष में आए थे टाइगर इज बैक, अरे फिर आपके सिंधिया राहुल जी जी तो टाइगर बोलते इज हैं घोड़ों की बैक। प्रजाति ये की। पशु पक्षी की अब देखिए, तुलना आपने जो है टाइगर की बात की भारतीय उन्होंने, जनता पार्टी ठीक है, कर रही है। ठीक है, आपने टाइगर की बात की, उन्हें घोड़ों की बात कर दी। मैं सर के पास जा रहा हूं। सर एक मिनट, सर ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कि सत्र की कार्रवाई चलाने को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है कि आप नहीं चलाने दे रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि एक दूसरे पर ये कार्रवाई चलाने नहीं दे रहे, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ठीक वैसे ही ओबीसी के मसले पर हो रहा है। कांग्रेस भी कहेगी हमने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो असल में है क्या सर ये, और इसको लेकर अब इतनी राजनीति क्यों हो रही कि पिछले कई वर्षों से ये मामला चले आ रहा है और आज भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया? देखिए, मुझे लग रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई में हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि हर सत्र में नए मुद्दे हों और कुछ नयापन हो। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने इस सत्र में एक नया प्रयोग तो किया है। पिछली बार सांप लेकर आए थे, इस बार गिरगिट लेकर आए हैं, तो एक प्रयोग नया है। और जो नई पीढ़ी है जो बहुत अंग्रेजी माध्यम से पढ़ती है, उसमें से कई युवा हमारे ऐसे हैं और कई बच्चे भी ऐसे हैं जो गिरगिट को जानते ही नहीं थे। जो कम से कम आज के प्रदर्शन से जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गिरगिट छाया हुआ है, तो कम से कम भारत की जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, इनको गिरगिट के मामले में जानकारी मिलेगी। ये एक मुझे लग रहा है आज के गिरगिट के प्रदर्शन से एक लाभ हुआ। गिरगिट के प्रदर्शन से दूसरा लाभ मुझे मध्य प्रदेश सरकार को दिखता है। आमतौर पर हाउस में जब चर्चा होती है और विपक्ष जब मुद्दे लेकर के आता है, प्रमाण के साथ रखता है कि किस जिले में कहां पर तो कदाचार हुआ है और किस जिले में कौन सी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, कहां पर कौन सी चीज अधूरी पड़ी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है थोड़ी सी कटघरे में आती है। और कई बार ऐसे उदाहरण भी विधानसभा में आए हैं कि विपक्ष द्वारा प्रमाण के साथ प्रस्तुति की गई जानकारी मुद्दे के आधार पर अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं और अधिकारियों के ट्रांसफर भी हुए हैं। ये भी उसमें है। तो इस आज की जो इस कुछ दिनों से जो कार्रवाई चल रही है, उससे सबसे बड़ा लाभ सरकार को ये है कि उनको अपनी शासन की तैयारी कुछ करनी है। विपक्ष खुद उनको ये मौके देता है कि आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, केवल मीडिया की तैयारी करिए, हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसका उत्तर आप अगले दिन मीडिया में दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ ये जो है सरकार को इसका लाभ मिला। ओबीसी की जहां तक आ रही है, ओबीसी का मुद्दा 1980 से अटका हुआ है और 1980 से लेकर के अब तक विभिन्न सरकारें आ गई हैं। तो उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है, भाजपा की सरकार भी रही है, मिली जुली सरकार भी रही है। एक सरकार बीच में ऐसी भी आई कि जिसमें साम्यवादियों का भी समर्थन था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कानूनी जलेबी बनती है कि वो मामला कुल मिलाकर के लटका हुआ है। और जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो सरकार पर उसका आक्षेप लगाती है जी। पहले भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो भाजपा पर आरोप लगा रही। तो ये मुद्दा जब तक सुप्रीम कोर्ट का दो टूक निर्णय नहीं आएगा तब तक ये मुद्दा ऐसा का ऐसा ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से सर इसमें ये किया जाना चाहिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता दोनों दलों को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम खराब ही हो रहा है एक तरह से। नहीं, लेकिन अगर दोनों दल शांत हो जाएंगे तो मीडिया में जगह कैसे मिलेगी? जी ठीक है, ये बताइए। ठीक है मैडम जी, इस हाँ सही कह रहा है आप। एक सवाल मैं मैडम से ले लेता हूँ। मैम एक बात ये ज़रूर है, देखिए ठीक है ये ओबीसी का मामला है या बहुत सारे अदर इश्यूज़ की बात आप अपन करें, तो इस बार ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और मुद्दे हाल ही में कुछ ऐसे हुए, चाहे भर्ती में जो घोटाले है उसको लेकर बात हो रही हो, चाहे ये जो ड्रग्स स्कैंडल की जो बात हो रही हो, चाहे जो प्रशासनिक कार्रवाई जो हो रही हैं या जिन पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रही, पुलिस का डंडा कई बार निर्दोषों पे चल रहा है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आदिवासियों से भरी बारिश में ज़मीन और मकान खाली कराए जा रहे हैं। तो उनके पास मेरे ख्याल से मुद्दे बहुत हैं और अब उनके पास ये मुद्दे उठाने का तरीका भी उन्होंने ईजाद कर लिया है, कभी वो गिरगिट और कभी कुछ। पर ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने बहुत स्पष्ट पहले ही कर दिया,
हमारी स्ट्रैटेजी सकारात्मक है, हमारी स्ट्रैटेजी है सामाजिक न्याय की है, हमारी स्ट्रैटेजी मोहन यादव जी की नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है और न्यायपूर्वक कार्य करना है और जीरो टॉलरेंस के तहत। तो जहां अनियमितताएं होती हैं वहां एक्शन होता है, जहां जरूरत होती है वो तो तत्काल कुछ गंभीर समस्या होती है वहां तत्काल वो कुछ एक्शन लेते हैं और उसमें जो दंड जिसको दंड देना है वो उचित कार्रवाई करते हुए देते हैं। तो ये जब संवेदनशीलता हमारे परिवार के मुखिया ने दर्शाई है तो हम ये भी जानते हैं कि उनकी नीतियां, उनके नवाचार निरंतर इस प्रदेश को विकास की ओर लेके जाने के लिए अग्रसर हैं। पर हम एक चीज के लिए बहुत स्पष्ट कांग्रेस को पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की अवमानना की है। सबसे पहला जो संशोधन आप ही पत्रकारों का आवाज बंद करने का था जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसके बाद निरंतर कांग्रेस ने अपना एक खिलौना इसको बना लिया था। यह खानदानी हथियार था जिसका उपयोग कांग्रेस ने निरंतर संसद में किया और तार तार किया संविधान की भावना को। और अब क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो कोई ना कोई मुद्दा ये सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार से उजागर करते हैं। मैंने पिछले हफ्ते आप ही के शायद चैनल की डिबेट में कहा था कि आप देखिए इन्हें अपनी जो कार्यशाला थी जो इन्होंने रखी अपने विधायकों के लिए, उसमें उन्हें ट्रेन करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट किए वक्ता। तो एक बेसिक इनका विचारधारा का भी अभाव है कि कोई इनके वरिष्ठ नेताओं में इनको कम से कम सही मार्ग दिखा दे, उसका भी जान लेते हैं अमित जी से। तो आप खुद सोचिए कि कहां पहुंच चुके हैं। ठीक अमित जी, एक तो ये मैडम का रिप्लाई आप कीजिए, दूसरी एक बात ये है कि जैसा आज आपने इंट्रोडक्शन दिया तो आपके तर्कश में अभी और कौन कौन से दिए रहे हैं, क्या हर रोज का नया कुछ देखने को मिलेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से संविधान की बात करी तो शायद मेरी बहन भूल गई कि यही वो अमित शाह हैं जो देश के भारतीय जनता पार्टी नहीं देश के गृह मंत्री हैं कि जिन्होंने संविधान को बाबा साहब को क्या क्या संसद में अपशब्द कहे थे। दूसरी बात, यही वो मोदी जी हैं कि जिन्होंने कहा कि अभी हमने किसी को ट्यूशन के लिए बुला लिया। तो यही वो मोदी जी हैं जिनके पास जनता के साथ फोटो खिंचवाने का समय नहीं है, लेकिन वो मोर को बिठाने का हाथ पर और अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू लेने का देश के प्रधानमंत्री के पास समय है। तो ये तुलना है। अब आप देखिए कि किस तरीके से, अब आपने बात करी पत्रकारों की, तो ये देश जानता, रमेश शर्मा जी बैठे, अगर अंतरात्मा से अगर स्वीकार करें देश में कि अगर हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है अगर कोई पत्रकार किसी बड़े संस्थानों से छोड़कर अपने खुद के यूट्यूबर चैनल लगाए गए उन पत्रकारों पर कार्रवाई और पिटाई हुई है तो वो मोदी के शासन में। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में अगर उज्जैन के पत्रकारों को और कई पत्रकारों को बर्बरता से पीटा गया, झूठे केस लगाए गए, तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये पत्रकारों की और ये संविधान की शिक्षा भारतीय जनता पार्टी हमें न दे तो वो ज्यादा बेहतर है। अब रही बात निसंदेह कि जिसने अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि नए नौजवान पीढ़ी जो है गिरगिट को पहचानेगी, ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों की, हिंदुओं की बात करने वाले लोग, अगर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं के शासनकाल में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ड्रग्स फैला रहा है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। लेकिन अब चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि ये सारे काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। ठीक है, वाणी जी क्या कहेंगे इस पे आप? फिर तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंतिम बात जी योगेश जी, सबसे बड़ी बात कि आज हम नरसिंह घोटाले की भी बात उठाएंगे, हम आगे गिरगिट को लेकर नहीं, हम सांप भी दोबारा ले जाएंगे कि जिस तरीके से सांप को जनता को डसने का मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी दर्द होता रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है, जनता को डस रहे हैं, अगले बार हम सांप भी ले जाएंगे। ठीक, अमित जी एक रिप्लाई ले लेते हैं। जी मैडम, आप निरंतर राजनीति करते आए हैं। ठीक बात। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि लगातार अब ये देखने में आ रहा है कि एक स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट होता है और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये होता है कि हंगामा और शोर शराबे में पूरा का पूरा सत्र चला जाए। हम लोकसभा में पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं कि कार्रवाई शुरू होती है, इवन जब वो जो अध्यक्ष जी के जो अर्दली जो रहते हैं वो दो शब्द भी नहीं बोल पाते कि माननीय सभापति और माननीय सभासद हो, इतना ही बोलते और हंगामा शुरू हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम बाहर जाके मीडिया को बैठ देंगे तो ज़्यादा हम पब्लिसिटी पा जाएंगे
और इसलिए सदन से लगातार बहिर्गमन की बातें हो रही हैं। तो ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ, ये कितना घातक है सर? क्योंकि अब आप हम सब ये जानते हैं कि विधानसभा सत्र की एक मिनट की कार्रवाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो बदला हुआ ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और लोकतंत्र की गरिमा को कम करता है। संसद और विधानसभा को अगर आप देखें तो ये प्रजातंत्र का मंदिर माना जाता है, ये संविधान के सर्वोच्च स्थान होते हैं, इसकी पवित्रता रहनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर में भी अगर देखें तो हमारे घर में भगवान का कोई कमरा अलग होगा, वहां बातचीत अलग होगी, शयन कक्ष में बात अलग होती है, बैठक में बातचीत अलग होती है, या हम कहीं जाते हैं तो मंदिर में एक अलग तरह की बातचीत होती है, सभागार में अलग तरह की बातचीत होती है, सिनेमा हॉल में एक अलग वातावरण होता है। तो संसद और विधानसभा का वातावरण पवित्र रहना ही चाहिए। बिल्कुल तो इस तरह की जितनी बात है, ये सारा का सारा अगर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी धरती मध्य प्रदेश पड़ा हुआ, वहां कर सकते थे। एक और बात योगेश जी जो मैं देख रहा हूँ जी, एक समय हुआ करता था कि सांसद भी और विधायक भी लाइब्रेरी में जाकर के सारे मुद्दे निकालते थे। क्या हमको आज उठाना है, मान लीजिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है तो उसकी कार्यसूची एक दिन पहले आ जाती है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हम क्या बोले, संदर्भ लेते थे। और लाइब्रेरी में बैठने मैंने खुद अपनी आंख से पार्लियामेंट में भी देखा है, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी देखा है, बैठने जगह नहीं रहती थी। लेकिन अब लाइब्रेरी में ना तो कोई विधायक जाता है ना सांसद जाता है। एक समय दूसरा आया कि लाइब्रेरी में तो कम हुए, लेकिन जो सीनियर तो बढ़िया खिलाते थे और टिप्स लेते थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन ये बात जरूर है, आपने बहुत बढ़िया बात की कि एक समय में विधायकों का समय लाइब्रेरी में गुजरता था, लेकिन चूंकि लाइब्रेरी में कैमरे नहीं होते थे इसलिए उनकी रुचि शायद बाहर जा रही है। खैर, वक्त अभी इतना था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों ने बहुत विद्वता के साथ अपने तर्क रखे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।